नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज का हमारा प्रैक्टिस का टॉपिक है भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता। इसके रिकॉर्डिंग सारे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो इस वीडियो में डाले गए हैं। तो इसी पर सारा आज डिस्कशन होगा, इसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आप कीवर्ड में या शॉर्ट नोट्स फॉर्म में आप इनको तैयार कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, यही काम आते हैं। पूरी थ्योरी हम रिवाइज करने की हालत में नहीं होते हैं, यानी कि उतना हमारे पास टाइम होता नहीं है। प्लस आप डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट को चेक करें, वहाँ पर सारी लिस्ट लगी हुई हैं और NCERT की जो क्वेश्चन कराए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको अगर आपके पास टाइम है तो पक्का चेकआउट करें। और साथ में दूसरी भी प्लेलिस्ट वहाँ पर लगी हैं कोर्स वीडियोस की। NCERT के कुछ चैप्टर हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस किए हैं, वो भी हैं। एंड डेली प्रैक्टिस की है, मैराथन की है, सारी प्लेलिस्ट जो है सेग्रीगेटेड लगी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। साथ में वहीं पर टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर अपलोड करती हूँ। वहाँ से PDF फॉर्म में आप इसको अवेल कर सकते हैं। यदि लिंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पोल पाथ के नाम से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये फुल कोर्स सीरीज़ है। जैसे ही MP वर्ग 1 का पेपर हो जाता है तो अगेन हम कंटेंट देना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस जो है MP वर्ग 1 के कंटेंट देने में है। तो इसलिए जो कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो अभी नहीं जा रहे हैं। जैसे ये हो जाता है तो ये जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो है पोल साइंस का किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पक्का ऑन कर लीजिए, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और वीडियोस स्किप हो जाएंगे। सारी वीडियोस यहाँ से इम्पोर्टेंट निकलती हैं, तो आपको जो है यहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। साथ में इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो है एनालिसिस कर मैं देती हूँ, यानी कि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे रखती हूँ, तो आपके दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी चैनल से रिगार्डिंग। अब चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में उनके गठन के कालानुक्रम जैसे कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड। नीचे कोड भी दिए गए हैं, तो उनकी हेल्प से आपको सही आंसर जो है निकालना है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले जो हरियाणा कब हुआ था, 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था, और ये कहाँ, पंजाब राज्य से अलग हुआ था और 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया था। तो 1966 में अलग हुआ था, किससे हुआ था, पंजाब से हुआ था, और ये 17वां राज्य जो है बना था। फिर तेलंगाना की बात कर लें तो तेलंगाना तो कब हुआ है, तेलंगाना हुआ है 2014 में। कब हुआ है, 2014 में हुआ है। और ये कौन सा राज्य बना है, ये 29th जो है राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था उस समय। अभी तो 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो अभी एक राज्य की में कमी आई है। तो क्या हुआ कि तब ये 29th राज्य था, तो जब ये बना था उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो भारत के जो 29वें राज्य के रूप में इसका जो है ये अस्तित्व में आता है। फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड भी ये 2000 में आया था। ये 2000 में आया था उत्तराखंड, 2000 में। और 2000 में ये झारखंड भी जो है बिहार से अलग हुआ था। तो अब इन दोनों को सीक्वेंस लगाने के लिए हमें डेट भी पता होनी चाहिए। तो पहले जो है 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है, तो यहाँ पर 9 नवंबर कर लेते हैं, तभी सीक्वेंस में आएगा। और फिर उसके बाद जो है झारखंड कब होता है, झारखंड होता है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के ये 28वां राज्य बनता है। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होता है, और 15 नवंबर को
15 नवंबर को झारखंड होता है। और ये जो है कौन सा 27वां राज्य बनता है, 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड। और झारखंड क्या है 28वां राज्य बनता है, 28वां, 27वां। और 29वां बनता है तेलंगाना। और ये जो है उत्तराखंड यूपी से अलग होता है, झारखंड जो है बिहार से अलग होता है। तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, पहला, उसके बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। यहाँ पर ऑप्शन कोई भी जो है ठीक नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा और दूसरा। ये जो है इसका सही सीक्वेंस है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किसने कहा है कि राजनीति नहीं, यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने, या मायरन वीनर ने, या रजनी कोठारी ने, या मॉरिस जोन्स ने। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले रजनी कोठारी हैं। ये जो है भारतीय राजनीति की इन्होंने जो है काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है, उसकी अध्ययन किया है और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर काफ़ी इन्होंने चर्चा की है। इसी में जो है ये कहते हैं, ये अपना सेंटेंस देते हैं। इनकी पुस्तक की हम बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया। फेमस पुस्तक हैं ये दोनों, तो इनको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेंगे। पॉलिटिक्स इन इंडिया और दूसरा है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो इनकी रचनाएं हैं, बुक आप कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा था, हिमाचल प्रदेश था, या गुजरात था, या आंध्र प्रदेश था। सभी को पता है कि जो भारत में ये भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन जो है ठीक डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सबको पता है कि ये रामलू की जब अनशन करते हुए डेथ हो जाती है तो फिर ये जो है इसका निर्माण जो है किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है? कौन सी भाषा है? असमी है, बोडो है, कोकड़ी है, या सिंधी है? तो यहाँ पर जो है 92 संशोधन 2003 की बात करें अगर हम, तो भारतीय संविधान में की 8वीं सूची, कौन सी सूची में भाषाओं का जिक्र कौन सा है? 8वीं सूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। 8वीं सूची, इसमें क्या है? भाषा से संबंधित है, इसमें भाषाएं दी गई हैं। और इसमें जो है ये 2003 में जब संशोधन होता है तो बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी भाषाओं को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखें हम इसको याद करेंगे, बोडो, उसके बाद डोगरी, दोनों में आ रहा दोनों में आ रहा, बोडो और डोगरी, डोंगरी दोनों में दा आ रहा है, तो ये दोनों जोड़ी गई थी। फिर हम अगला देखेंगे संथाली, और मैथिली, इन दोनों में था आ रहा है। तो देख लीजिए दोनों डा वाली और दोनों था वाली भाषा जो है कब जोड़ी गई है? 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई है। और बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। याद करना बहुत ईजी है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आप इसको हमेशा याद रख पाएंगे। डा, ये दोनों डा वाली जो हैं और दोनों था वाली भाषाएं 2003 में जोड़ी गई हैं। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। और अब भाषाओं की टोटल संख्या कितनी है? 22 है।
22 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में इंसर्ट हो चुकी हैं। 22 भाषाएं कहाँ हैं? संविधान में। संविधान में 22 भाषाएं इंसर्ट की जा चुकी हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की? 9 अगस्त 2019 में, 10 अगस्त 2019 में, या 11 अगस्त 2019 में, या 12 अगस्त 2019 में? तो ये जो है स्वीकृत किसने? राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात हो रही है। तो 9 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति जो है दी थी अपनी। याद कैसे रखना है? राष्ट्रपति जो है स्वीकृति कब देता? इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो जो लास्ट वाला है 9 यानी 2019 का लास्ट 9 है, यही उठा करके फर्स्ट में भी रख देना है और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसी डेट को मिल जाती है। ठीक है, 9 अगस्त 2019। और अगर हम बात करें कि कब से जो है अधिनियम बन जाता है, यानी कि ये अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई स्वीकृति की बात, राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात हो गई है। अगर हम लागू होने की बात करें तो लागू कब हुआ था? ये 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए देखते हैं दो चीज़ें। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि 5 अगस्त को जो है ये राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर ये 6 अगस्त को लोकसभा में इसको जो है विधेयक के रूप में पारित कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इतना नहीं जाना है आपको। दो चीज़ें, स्वीकृति कब मिली थी? 9 अगस्त को मिली थी, और लागू कब हुआ था? 31 अक्टूबर को ये लागू हो गया था। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने धनी किसानों को समायोजित करने के लिए राजनीतिक प्रयास किए और विभिन्न वर्गों के हितों का प्रबंधन करने के लिए लोक लुभावनवाद और संरक्षण का सहारा लिया? तो किसमें जो है ये बातें की गई हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर है 1990 के बाद, या 1947 से 1966 के बीच में, या 1966 से 1990 के बीच में, या 1947 से पहले। तो ये कब किया गया? ये जो है 1966 से 1990 के बीच में जो है ये सब चीज़ें की गई। जब देश आज़ाद होता है उस समय इन्होंने जो पिछड़े हुए इलाके थे वहाँ पर खेती पर ध्यान दिया था, लेकिन जब देश में खाने की कमी पड़ने लग गई, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई, तो इन्होंने जो समृद्ध थे, पहले से ही समृद्ध थे, जहाँ पर सिंचाई और ज़मीन उपजाऊ थी, तो वहाँ पे फोकस किया ताकि देश में अन्न की कमी ना हो। तो ये हुआ था 1966 से 1999 के बीच में। इसी को हरित क्रांति भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर एक संबंध है कि 1996 में हरियाणा बनता है, अलग होता है कहाँ से? पंजाब से, और 1996 में ही हरित क्रांति जो है लागू की जाती है। तो जो दोनों का जन्म, हरियाणा का जन्म और हरित क्रांति का जन्म एक साथ ही होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको रिलेट करेंगे चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट आप जो है रख पाएंगे, अपने दिमाग में जो है रिटेन कर पाएंगे। चलिए आगे देखेंगे हम। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा राज्य भारत में अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर रहा है? कौन सा है? नागालैंड, मणिपुर, असम। कौन सा जो है अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर रहा है? ऑप्शन है आपके सामने केवल 3, 1, 2, 3, या केवल 2, या केवल 1। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही, यानी कि नागालैंड, मणिपुर और असम, तीनों ही जो है अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर रहे हैं। तो ये अलगाववादी आंदोलन का मतलब क्या होता है? जो सांस्कृतिक, जाति, धार्मिक और नस्लीय और अन्य प्रमुख जो संवेदनशील मामले हैं उनके आधार पर अलगाव की स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी कि अलग होना चाहता है, अपने अपने संस्कृत, जात, धर्म, नस्ल को लेकर के एक अलग होना चाहता है। कभी कभी होता है कि स्वायत्तता के लिए ये भी बात करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में अलगाववादी का मतलब ज़्यादा यही होता है कि वो एक अलग संप्रभु राष्ट्र चाहते हैं। चलिए देखेंगे
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टियों द्वारा जनता को लामबंद करने और राजनीतिकरण ने भारतीय लोकतंत्र को बना दिया है। क्या बना दिया है? आर्थिक निर्भर, अधिक प्रभावी, और गहरा या अधिक समावेशी। तो जब पार्टियों द्वारा जनता को लामबंद किया जाता है और राजनीतिकरण किया जाता है तो क्या कर दिया है कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी बना दिया गया है। और इसमें सहयोग किसका है? ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन्हीं का सहयोग माना जाता है। कभी क्वेश्चन ये भी आए तो किस लामबंद करने में, मतलब ये अधिक समावेशी बनाने में भारत की जनता को किसका रोल है? तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये जब उभर के आई तो इन्होंने क्या किया कि मतलब अपने दल में लोगों को लेने के लिए, जनता को लामबंद करने के लिए उनका जो है राजनीतिक रूप से उनको शिक्षित करना शुरू किया। और इसी में जो है इन्होंने क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई लोगों को राजनीतिक तौर पे शिक्षित करने में। और इस तरह से क्या हुआ, भारतीय लोकतंत्र अधिक समावेशी रूप में उभर कर सामने आया, जबकि पहले ऐसा नहीं था, लोगों में ये जागरूकता नहीं थी और समावेशी इतना जो है भारत नहीं था। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन बरगा शुरू किया था? उड़ीसा ने, त्रिपुरा ने, या पश्चिम बंगाल ने, या असम ने? तो ऑपरेशन बरगा जो है संपूर्ण बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्या था? एक भूमि सुधार कार्यक्रम था। क्या था ये? भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम था। और ये 1978 में वामपंथी सरकार द्वारा शुरू किया गया था और 1980 के मध्य में जो है ये ख़त्म कर दिया गया था। तो ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। तो कहाँ शुरू किया? पश्चिम बंगाल में शुरू किया। कब शुरू किया इसे? 1978 में। 1978 में जो वामपंथी सरकार है, वामपंथी सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय अभिलेख श्रेणी आयोग ने डैश क्रम में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, दिसंबर 1953 और जनवरी 1979, या जनवरी 1953 और दिसंबर 1979, या दिसंबर 1955 और अक्टूबर 1980, या मार्च 1955 और दिसंबर 1980। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है ये देख लेते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कह लें आप चाहे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, या इसको भी बोलते हैं कालेकर आयोग, कालेलकर आयोग भी इसको बोलते हैं। तो ये कब गठित किया था? ये 29 जनवरी 1953 को जो है, जो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे काका कालेलकर की इनकी अध्यक्षता में जो है ये गठित किया गया था। तो इसकी डेट देख लेते हैं। 29 जैन और 1953 में जो है इसका गठन हुआ था। काका कालेलकर इसकी जो है अध्यक्षता कर रहे थे उस समय। और इसने जो है अपनी रिपोर्ट कब दी? ये हो गया गठन। और अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इस आयोग ने रिपोर्ट अपनी दी थी मार्च 1955 में दी थी, मार्च 1955 में दी थी। और दूसरा अगर हम आयोग की बात करें जो पिछड़ा वर्ग आयोग द्वितीय आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, या इसको कह देंगे मंडल आयोग, मंडल आयोग के नाम से भी फेमस है। तो इस आयोग का गठन 1 जनवरी 1979, 1 जैन 1979 में किया गया था। और ये जो उस समय मंडल आयोग का गठन किसने किया था? कौन सी सरकार ने किया था?
ये मंडल जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, उनकी अध्यक्षता जो है इसमें उनके द्वारा इसको अध्यक्षता की गई थी। और आयोग की रिपोर्ट आती है 1980 को। ये जो है 1980 में अपनी रिपोर्ट दे देता है, और रिपोर्ट देता है 1980 में, रिपोर्ट जो है 1980 में देता है। और लागू कब होता है, ये लागू कब होता है, तो लागू होता है 1990 में, यानी कि 10 साल बाद 1990 में लागू होता है। जब पीवी नरसिम्हा राव की जो है ये सरकार होती है, तब ये लागू होता है। मोरारजी की सरकार में इसका गठन होता है और ये रिपोर्ट देते हैं। और ये जो है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1955 से 1980 के बीच में आपका आंसर जो है आ गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ऑप्शन जो है गलत हो गया है, ठीक। इसको पहले सही करते हैं। ऑप्शन जो है डी सही होगा। मार्च 1955 में जो है ये काका कालेलकर जो आयोग था, इसने रिपोर्ट दी थी। और दिसंबर 1980 में जो ये मंडल आयोग था, इसने रिपोर्ट दी थी। तो दिसंबर 1980 में मंडल आयोग, और मार्च 1955 में काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट दी थी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे अगला हम यहाँ पे दिसंबर रिपोर्ट जो है दिसंबर कर देते हैं, वैसे तो ऑप्शन में है ही, दिसंबर में दी थी इसने। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 और 1970 के दशक में छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के आंदोलन का उदय शुरू हुआ। कब से, मतलब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो गुजरात से या आंध्र प्रदेश से या पश्चिम बंगाल से या बिहार से। तो जो 1960 और 70 के दशक में भूमिहीन मजदूरों का आंदोलन हुआ था, ये छोटे किसानों का आंदोलन था, और ये पश्चिम बंगाल से जो है ये शुरू हुआ था। दार्जिलिंग ज़िले जो सिलीगुड़ी का जो दार्जिलिंग ज़िले के सिलीगुड़ी तहसील से एक नक्सलवादी ब्लॉक था, यानी कि नक्सलवादी इलाका था, वहाँ से शुरू हुआ था ये। और ये एक सशस्त्र किसान विद्रोह था, सशस्त्र। तो ये सशस्त्र किसान विद्रोह था, और इसके जो है क्या थे, जो प्रमुख नेता थे वो चारू मजूमदार थे। प्रमुख नेता क्या थे, चारू मजूमदार इसके जो है प्रमुख नेता थे। और ये जो चारू मजूम द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक 8 दस्तावेज जो है, यही कहते हैं कि आंदोलन का आधार था। और आंदोलन 1967 में शुरू हुआ था। तो 1967 में ये शुरू होता है। और ऐतिहासिक 8 दस्तावेज ये इसको आधार माना जाता है। ये चारू मजूमदार के द्वारा लिखा गया था, आंदोलन का आधार जो है इसको माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में बड़े बांधों के निर्माण और लोगों के विस्थापन के खिलाफ सबसे बड़े संगठित विरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है? नर्मदा बचाओ, या चिपको आंदोलन, या चिल्का बचाओ आंदोलन, या गंगा मुक्ति मोर्चा। तो ये आप सभी को पता है, नो डाउट, नर्मदा बचाओ आंदोलन यही है। इसमें जो है बहुत बड़ा बांध था ये, और बहुत ज़्यादा जो है संख्या में लोग विस्थापित हो रहे थे। और 1985 में जो है इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1985 में होती है। 1985 में होती है। मेधा पाटकर और बाबा आमटे, जिनको हम बोलते हैं मुरलीधर देवीदास आमटे, इन दोनों का नेतृत्व इस आंदोलन को मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी। उनके शहादत का स्थान इंगित कीजिए। खटिया, हल्द्वानी, मसूरी या रामपुर तिराहा। तो ये ऑप्शन सी होगा, मसूरी गोलीकांड में इनका जो है ये शहीद हुई थी। और 2 सितंबर 1994 मसूरी गोलीकांड में इनकी जो है हत्या हुई थी। आगे देखेंगे हम।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो कौन सा जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति, धर्म और क्षेत्र, इन तीनों का ही काफ़ी बड़ा रोल है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की है? रजनी कोठारी, डॉक्टर एसपी वर्मा, सिडनी वेब या माइनर वीनर, किसने किया है? तो अभी हमने इसकी बात की थी। इसकी रचना जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इनकी 2 पुस्तक के बारे में बात की थी, उसमें एक का फिर से यहाँ जिक्र है। तो जो पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है और इनकी काफ़ी फेमस रचना है, तो ये जो है रजनी कोठारी के द्वारा इसका किया गया था। इसमें इन्होंने जो है भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है। माइनर वीनर ने, जो ये माइनर वीनर महोदय हैं, इन्होंने जो ये भारत की राजनीति है, तो जो राजनीतिक संस्कृति है इसमें 2 प्रकार की बातें कही हैं। एक विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति, एक जन राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति हमने कल पढ़ा था कि राजनीतिक संस्कृति होती क्या है, उसके बारे में बताया था। तो माइनर वीनर ने 2 तरह की जो है राजनीतिक संस्कृति की बात की है कि भारत में 2 तरह की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। एक विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति और दूसरा है जन राजनीतिक संस्कृति। जन राजनीतिक संस्कृति, इन दोनों की जो है बात की है इन्होंने। और रजनी कोठारी में इसमें क्या बताया है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति जो है उसका इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चर्चा की है पॉलिटिक्स इन इंडिया में। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है बहुल राजनीति, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या जाति प्रथा। तो जो अम्बेडकर थे ये जाति प्रथा के बहुत ही खिलाफ थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने ही बोला था कि जो है जाति प्रथा है ये लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा। देखेंगे अगला, मॉरिस जोन्स की रचना, यहाँ मॉरिस होगा, मॉरिस जोन्स की रचना है, क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मॉरिस जोन्स महोदय हैं इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये इनकी रचना है। और इसमें जो है भारतीय शासन एवं राजनीति के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जोन्स की ये पुस्तक जो है भारतीय शासन एवं राजनीति के अध्ययन के लिए काफ़ी अच्छा ग्रंथ जो है माना जाता है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, किसने कहा कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? किसने कहा है? अरविंद घोष ने कहा है या डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है या M.N. रॉय ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो ये बात भी डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही बोली गई है, क्योंकि अम्बेडकर को जाति प्रथा से बहुत ज़्यादा जो है ये इसको एक ऑब्स्टिकल मानते थे लोकतंत्र में और भारत के उत्थान में, तो इन्होंने ये बात बोली है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सम्मिलित नहीं थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पृथक पाकिस्तान की मांग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना होती। कहाँ होती है? तो ढाका में होती है, ढाका में होती है। और एक बैठक के द्वारा इसकी जो है ये मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। और इसके जो उद्देश्य थे तो 3 थे उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार, और लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया था।
तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करने के लिए भी जो है इस प्रस्ताव में जो ये इनकी बैठक थी इसमें प्रस्ताव पारित किया था। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। अगला है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया? तो जो पिछड़े वर्ग के आयोग थे सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए किस स्थिति पर जोर दिया? धर्म पर या भाषा पर या वर्ग पर या जाति पर? किस पर दिया था इन्होंने? तो ये जो है जाति पर दिया गया था। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जाति आधारित विश्लेषण था, मतलब था तो सभी कुछ उसमें ये लिया गया था कि सारी चीज़ें ली गई थी, लेकिन अगर मेनली देखें कि किस पे फोकस किया गया था तो वो जाति पे किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें जो है एनर्जी मिलती है, तो लाइक करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था? किसने अस्वीकार किया? जो ये एक बात कही जाती थी, तो किसने अस्वीकार किया इसको? विपिन चंद्र पाल ने, M.K. जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने या M.K. गांधी ने? तो ये जो है M.K. गांधी के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था। और इसी बात के प्रतिकार स्वरूप गांधी जी ने दलितों को हरिजन की उपाधि दी थी, यानी कि हरि मतलब भगवान जन, यानी कि ईश्वर के लोग, भगवान के जो है चहेते, कुछ ऐसा इसका अर्थ निकलता है कि भगवान के लोग, तो हरिजन की उपाधि दी थी इसी के प्रतिकार स्वरूप में। चलिए देखेंगे आगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हुए विभिन्न सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किए गए, इनकी त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए आप। मनोहरपुर सांप्रदायिक दंगे 1999, ये क्या है? बाधवा आयोग, ओडिशा। अगला है मुंबई सांप्रदायिक दंगे 1992, श्री कृष्ण आयोग। मेरठ सांप्रदायिक दंगे 1987, JC शाह आयोग। या बिहार शरीफ सांप्रदायिक दंगे 1981, बाला सुब्रमण्यम आयोग। तो इसमें कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है, वो हमको देखना है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। JC शाह आयोग जो है मेरठ सांप्रदायिक दंगा से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। विद्वान कौन था? M.V. पायली, मायरन मीनर और K.C. वियर या पॉल और ब्रास? कौन थे? जेम्स मैनर। तो ये काफ़ी फेमस जो है था, और ये मायरन मीनर के द्वारा जो है किया, इन्होंने इसको अंजाम दिया था। और ये अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी थे। इनकी दोनों पुस्तक अगर देखें, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, पार्टी, इन्होंने बहुत जो है गहन अध्ययन किया था। आपकी जो MA की बुक है उसमें इनके बारे में जो है सबसे पहले जो है इन चैप्टर का पहला पेज ही जो है हमको लगता है इन्हीं से शुरू होता है। तो जो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये इनकी एक पुस्तक है जो 1957 में आती है। और स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया ये जो है 1968 में आती है। ये दोनों ही बहुत ही फेमस हैं, इंडिया की रिकॉर्डिंग दोनों इनकी कृति हैं और बहुत फेमस हैं। और इनके बारे में फिर वहाँ पर लेख भी निकले थे, काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ी गई। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये सबसे पहले जो है इंडिया की पॉलिटिक्स में इनका ही योगदान था। उसके बाद जो है रजनी कोठारी की कुछ बुक्स आती हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बोलें कि इंडिया की राजनीति को किसने अध्ययन किया, तो जो ये अमेरिकी थे इन्होंने ही अध्ययन किया था, जो मायरन मीनर थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। और ये अमेरिकी जो हैं क्या है, एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, तो ये भी ध्यान रखना, अमेरिकी इम्पोर्टेंट है।
चलिए देखते हैं, ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं और बहुत ही चर्चित हैं। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया और स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पहली बुक्स हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में किसी ने लिखी थी। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया था। इसका निर्णय लिया गया कि एक सीमित अवधि के लिए अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सीमित अवधि कब तक की थी? 15 साल थी, 10 थी, 75 थी, 12 थी या 30 थी? कितने साल की जो है ये अवधि निर्धारित की गई थी? तो ये जो है 15 साल थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। 15 साल तक के लिए अंग्रेजी को जो है माना गया था। उसके बाद कहा गया था हिंदी को जो है अपना लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? तो किसने किया है? ये जो रजनी कोठारी हैं, या अमित सेन है, या जगदीश भगवती हैं, या जेम्स मेनर हैं? तो ये किया गया है जो रजनी कोठारी हैं, इन्होंने ही किया है। ये रजनी कोठारी, इनकी बुक है भारत में राजनीति कल और आज। ये इनकी पुस्तक है। क्या है? भारत में राजनीति, भारत में राजनीति कल और आज, ये इनकी पुस्तक है और इसी में जो है ये सारी बातें इन्होंने बात की है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन हम ले लेते हैं फैक्ट के रूप में थोड़े से। देखेंगे कुछ जो है सूचियाँ देखेंगे हम। सूचियाँ क्या? कुछ नाम हैं, किससे संबंधित हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम रजनी कोठारी की बात करें, रजनी कोठारी, तो ये कांग्रेस व्यवस्था से संबंधित हैं। कांग्रेस व्यवस्था, प्रणाली, सिस्टम, कुछ भी कह लीजिए, ये इस जो है पदबंध से संबंधित हैं। व्यवस्था इससे संबंधित है। पॉल ब्रॉस की बात करें अगर हम, पॉल ब्रॉस, इनकी बात करें तो कांग्रेस संगठन का विघटन, कांग्रेस संगठन का विघटन, ये इससे संबंधित हैं। योगेंद्र यादव जो है तृतीय निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित हैं। योगेंद्र यादव तृतीय निर्वाचन व्यवस्था, तृतीय निर्वाचन व्यवस्था से ये संबंधित हैं। और जो जेम्स मेनर हैं ये लोकतंत्रीकरण और पतन से संबंधित हैं। जेम्स मेनर लोकतंत्रीकरण और पतन, इससे संबंधित हैं। और जो सुहास पॉलसीकर हैं, सुहास पॉलसीकर, ये किससे संबंधित है? तो ये उत्तर कांग्रेस पॉलिटी इससे संबंधित है। आगे देखेंगे एक जो जाति आधारित आरक्षण है, जाति आधारित आरक्षण है, ये इनको क्या माना जाता है? इनको सकारात्मक भेदभाव माना जाता है। जो जाति आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव
माना जाता है। ये देखते हैं इसको, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ये बुक जो है किसकी है? ये ग्रेन्यूल ऑस्टिन है, इनकी बुक है। और इनका एक फेमस जो है सेंटेंस भी है। ये तो हो गई पुस्तक, और इनका एक सेंटेंस है, कथन है, कथन भी देख लेते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। भारत था। तो ये जो दोनों ही किसके द्वारा कहे गए हैं? ग्रेन्यूल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, इनके द्वारा कहे गए हैं। अगला देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद एक आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ, बोडो आंदोलन। इसका फुल नाम जो था, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने इसमें शुरू किया था। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन किसने शुरू किया था? तो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1987 में जो है इसको शुरू किया गया था। और इसकी जो है दो प्रमुख मांगे थी। एक थी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके तट पर एक पृथक राज्य की इसने मांग की थी, और दूसरा था कि संविधान की 6ठी अनुसूची में बोडो कहारी कुछ जो जनजातियां हैं उनको शामिल किया जाए। यानी कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची है तो उसमें जो बोडो है, कहारी है, ये सब जो है जनजातियां हैं, इनको जो है शामिल किया जाए। तो दो मांगे इनकी थी, एक 6ठी सूची में बोडो कुछ जनजातियों की समाविष्ट की मांग, और दूसरा है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके तट पर ये एक पृथक राज्य की मांग इसने की थी। आगे देखेंगे, भारतीय राजभाषा अधिनियम, भारतीय राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया? 1963 में लागू हुआ। 1963 में लागू हुआ। और जो संविधान का अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343, इसमें बताया गया कि राजभाषा के संबंध में जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं, और कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है देवनागरी होगी। तो क्या कहा गया इसमें? संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। आगे देखें कि भारत की राजनीति, भारत की
राजनीति को अभाव की राजनीति अभाव की राजनीति, ये पदबंध है, एक प्रकार से टर्म है। अभाव की राजनीति किसके द्वारा कहा गया है? तो मायरन वीनर। अभाव की राजनीति किसने बोला है? मायरन वीनर ने कहा। और ये कौन से ऐसे जनजातीय नेता थे जिन्हें भारतीय संसद में के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है? तो भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित कौन है? तो ये एक ही व्यक्ति हैं, बिरसा मुंडा। अंग्रेजों के टाइम पर इन्होंने अच्छे से जो है अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, बिरसा मुंडा। तो ये हैं, ये छोटा नागपुर में जन्मे बिरसा मुंडा हैं, मतलब छोटा नागपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये 1895 में क्या किया था कि आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में इनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। यानी कि उस समय ये आंदोलन कर रहे थे और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके नाक में दम कर लिया था। यहाँ पर देखेंगे अभाव की राजनीति और साथ में जो है मिश्रित राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति ये दोनों जो हैं पदबंध किसके द्वारा यूज किया गया था? ये मायरन वीनर के द्वारा कहा गया था। किसके बारे में? जो भारत के संदर्भ में ये बातें दोनों कही गई थी। मिश्रित राजनीतिक संस्कृति और अभाव की राजनीति किसके द्वारा? मायरन वीनर ने इनको दोनों को कहा था। ठीक है, दो यहाँ पर पदबंध हो गए। कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन कहाँ था? तेभागा आंदोलन संबंधित किससे है? कौन से राज्य से संबंधित है? तेभागा आंदोलन कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। ये पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। और साइलेंट वैली प्रोजेक्ट देखें अगर हम, तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये जो है कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। वनवासी सेवा आंदोलन, वनवासी सेवा आंदोलन कहाँ से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। चिल्का बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? चिल्का बचाओ आंदोलन ये जो है उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा। और चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड। एक महात्मा गांधी का काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। चलिए आगे जो है
अब हम इस सेशन को यहीं स्टॉप करना चाहेंगे और आप जो है इन सब के नोट्स बना लीजिए और अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर लीजिए। कुछ कथन इसके रह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कथन हैं, वो देखेंगे, हम किसी वीडियो में दे देंगे। जो महत्वपूर्ण कथन है, स्टेटमेंट, उनको देने की कोशिश करेंगे। जो अभी एक बोला है महात्मा गांधी का, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो वो कभी और देंगे। और तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप इनके सबकी नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।